हियर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी तक हमने स्टैटिस्टिक के बारे में इतना सब कुछ जाना, अब उसके फंक्शंस क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, किस तरीके से वो हम लोग उसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है। Statistics simplifies a complex data. With the help of statistics, a mass of data can be presented in such a manner that can become an easy to understand. Example, the complex data may be presented in a form of tools, averages, percentage, etc. मतलब बहुत सारा डेटा को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मेथड में प्रेजेंट करना, जिसकी वजह से सामने वाला, देखने वाला पर्सन उसे क्लियरली समझ पाए, उसको एक प्रॉपर मैनर में प्रेजेंट करना, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी सामने दूसरे लोग जब उसे देख रहे हो, स्टैटिस्टिक को, डेटा को जान रहे हो, तो इजीली वो समझ पाए। इसलिए स्टैटिस्टिक्स से हमें एक कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी वे बना देता है। बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम लोग को इतने बड़े डेटा को एकदम प्रॉपर मेथड में उसको प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो सामने वाला, देखने वाला पर्सन उसे इजीली समझ सकता है। तो in this way statistics helps us. Statistics present the fact in the definite form by starting conclusion is a numerical or quantitative form we can achieve definiteness. मतलब एक इतनी सारी डेटा होगा तो हम लोग उसमें क्लियरनेस ला पाएंगे, राइट। बहुत सारा मिक्सचर ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कंक्लूजन कुछ ला पाएंगे। न्यूमेरिकल डेटा जो होते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम लोग उस कुछ कंक्लूजन ला पाएंगे, प्लस कि वो एक क्या रहेगा कि हर एक चीज प्रॉपरली डिवाइड होकर प्रेजेंट हो रही होगी, तो वो क्लियरनेस रहेगा सामने वाले, समझने वाले पर्सन को भी। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन by using statistical tools such as average, ratio, percentage, etc. Data can be made comparable for drawing conclusion. तो जितना भी डेटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, such as average ratio, percentage, etc. Data can be made a comparable drawing conclusion. मतलब सारे डेटा को सबको इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर परफेक्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है, तो उसमें से हम लोग कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं, राइट। Statistics studies relationship. Correlation analysis is used to discover the functional relationship between different phenomena. Example, the relationship between demand and supply. The relationship between advertisement and sales can easily explained with the help of correlation analysis. अब डेटा हमारे पास क्लियर अवेलेबल है, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे हम लोग दो चीजों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दो चीजों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया, लाइक डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमारे पास डिमांड का पूरा डेटा अवेलेबल है कि मार्केट में कौन सी चीज का, कौन सी प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको, उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सप्लाई करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन उतना होना चाहिए कि हम लोग उतना मार्केट में सप्लाई करें। इसलिए हमें डिमांड का अंदाजा आएगा फ्रॉम द प्रॉपर डेटा। जो भी डेटा हमने कलेक्टेड किया है वो प्रॉपर एग्जैक्ट होने की वजह से हमें डिमांड का अंदाजा आएगा कि इतनी डिमांड मार्केट में अभी है और इन फ्यूचर होने वाली है। तो मार्केट में इन फ्यूचर होने वाली डिमांड को भी हम लोग अभी से इमेजिन कर हम लोग उतना रेडी रहेंगे, राइट। So the relationship between demand and supply as well as advertisement and sales, कि कितना एडवर्टीजमेंट करना है, कितना एरिया में, कितनी जगह पे सेल्स करने के लिए, हमारा सेल्स टारगेट के हिसाब से हम लोग कितना एडवर्टीजमेंट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो भी हमें सारा डेटा पता चलेगा with the help of correlation analysis, ठीक है। Statistics helps in formulating policies. Many policies are framed on the basis of statistics like import export, wage policy, etc. मतलब बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ डेटा ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आल्सो। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग कितना कर रहे हैं उसका डेटा अगर हमारे पास है, वेज पॉलिसी, जितना वेज हम लोग एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी पॉलिसीज भी बना रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो ये सारी चीजों के लिए भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। Statistics helps in forecasting the future behavior of phenomena such as market situation for the future. A predict on the basis of available statistic of past and present. मतलब पास्ट में जो स्टैटिस्टिक हमारे पास अवेलेबल है और प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होगी। करंट हमारे पास लास्ट ईयर का डेटा भी अवेलेबल है, करंट ईयर का डेटा भी अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग
अपकमिंग डेज, अपकमिंग जो मंथ्स आ रहे हैं, अपकमिंग जो ईयर है, तो उसमें अभी हमें कितनी जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग वो अंदाजा से निकाल सकते हैं और उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसके फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है हमें स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू टेस्ट एंड फॉर्मुलेट थियरीज। Statistical data and techniques are useful while testing theories. Example, whether increase in the demand affect the price can be tested by collecting and comparing the relevant data. By collecting and comparing the relevant data. So here we have limitations of statistics. हमने ऊपर देखा कि functions of statistics क्या है, उसके फायदे किस तरीके से होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। हमने ये सारी चीजें, वो कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीजें देखें। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि इसका कैसे मिसयूज भी हो सकता है, किस तरीके से गलत वे में हमें ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें गलत तरीके से नेगेटिवली कैसे अफेक्ट करेगा। So limitations of statistics, it does not study the qualitative aspect of problem, ठीक है। Statistics study only the fact which can be measured quantitatively by qualitative phenomena like honesty, intelligence, probability, etc. cannot be studied in the statistics unless these attributes are expressed in terms of numericals, ठीक है। हम लोग स्टैटिस्टिक तभी हम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं जब ये क्वांटिटेटिव वे में हो, लाइक फैक्ट्स जो भी हो वो क्वांटिटेटिव वे में हो, कोई न्यूमेरिकली हमारे पास है तो हम लोग उसे क्वांटिटेटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्वालिटेटिव वे, लाइक ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, ये चीजों को हम लोग स्टैटिस्टिक के वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी को हम लोग स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक कि वो न्यूमेरिकल वे में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर न्यूमेरिकल वे में अगर कोई न्यूमेरिकली हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है, कोई डेटा अवेलेबल है, तभी हम उसे स्टैटिस्टिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब तक वो ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, प्रोबेबिलिटी है, वैसे हम लोग ऐसी चीजों को हम लोग कभी भी स्टैटिस्टिक उसका प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर वो क्वांटिटेटिव वे में है तभी हम लोग उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। Statistics study aggregates of fact, but individual value of observation like income of a family has no specific importance. मतलब पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर एक फैमिली मेंबर की जो स्टैटिस्टिक है उससे पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं बनता है, राइट। हमें लॉन्ग डेटा चाहिए होगा उसके लिए, तो हम लोग स्टैटिस्टिक को प्रेजेंट कर पाएंगे। और किसी इंडिविजुअल पर्सन की, किसी इंडिविजुअल उसकी हम लोग कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो सिंगल है, राइट। अगर ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तभी हम लोग उसको स्टैटिस्टिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉ आर द ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज सिंस द रिजल्ट आर अफेक्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ कॉज। क्योंकि रिजल्ट हम स्टैटिस्टिक्स तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर में हो। लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसलिए उसे हम लोग यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं, राइट। Here statistics can be misused. The result obtained with the help of statistician can be manipulated according to the one's own interest, which can mislead the community. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन खुद की फायदे के लिए, खुद की इंटरेस्ट के लिए अगर वो स्टैटिस्टिक डेटा जो इतना सारा करने के बाद एक जो कंक्लूजन निकला है उसे अगर चेंज कर दे तो शायद हमें उसके वो डेटा के ऊपर, वो कंक्लूजन के ऊपर से इन डिटेल हम लोग सर्च आउट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक कम्युनिटी को मिसगाइड भी कर सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो उसका कंक्लूजन निकला है वो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स लैक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। द रिजल्ट्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर नॉर्मली इन approximation, so statistical studies are a failure in the field where percent accuracy is desired, ठीक है। पर्टिकुलर परसेंट अगर हम लोग उस पे फोकस कर रहे हैं, अगर उसकी हम लोग सर्च आउट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग स्टैटिस्टिकल वे में उसे प्रेजेंट कर पाए। हमें हमेशा ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म अप्रॉक्सीमेट ही मिलता है, इतना अंदाजन फिक्स्ड में कभी नहीं मिलेगा कि इतना ही एग्जैक्ट मिला हुआ है। हम लोग इसको हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही प्रेजेंट करते हैं। So here we have chapter number 6, collection and classification of data.
In the previous lesson, we have learned about the meaning and scope of statistics and its need in economics. ठीक है, हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, जाना कैसे वो फंक्शंस उसके क्या होते हैं, फिर उसमें वो कैसे वर्क करता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें जानी, और इकोनॉमिक्स में वो कैसे हमें हेल्प करता है वो भी हमने चीज़ें देखी. In this lesson, you will learn about the techniques of collecting, organizing and considering of data. इसमें हम लोग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि टेक्निक कैसी होती है, कैसे हम किसी डेटा के बारे में कैसे हम किसी डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. So collection of data. Generally we have primary and secondary, two types of data available. ठीक है, प्राइमरी डेटा अवेलेबल होता है और सेकेंडरी डेटा होता है. डेटा कैन बी कलेक्टेड इन टू डिफरेंट वेज. कोई भी डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो दो डिफरेंट वे में कलेक्ट करते हैं. वन वे इज टू कलेक्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, द पर्सन हु आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट. राइट, जिस पर्सन ने हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो रिस्पोंडेंट. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर की तरफ हम लोगों ने उसके पास से सारी चीजें ली हैं, उसके पास से आंसर्स लिए हैं. दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट फॉर्म. उसे हम लोग डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं. डायरेक्टली उसने रिस्पॉन्ड किया है, हमने उसके जो भी रिस्पॉन्सेस है वो सारे लिखे हुए हैं. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन thus collected is called primary data. इसलिए हम लोग उसे बोलेंगे प्राइमरी डेटा. जो भी हमने डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर उस पर्सन के पास से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा. This data are original because it is collected for the first time by the investigator himself. For example, if the investigator collects the information about the salaries of national institutes of open schooling employees by approaching them, then it is a primary data for him. मतलब डायरेक्टली हमने कन्वर्सेशन किया और उनके पास से डेटा कलेक्ट किया. This is called a primary data. उन्होंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल कि हम लोग किसी भी स्कूल की अगर एम्प्लॉइज को मिलते हैं और उनकी सैलरी के बारे में जानते हैं, पर्टिकुलर उससे मिले, उससे उसको क्वेश्चन किया, उसके पास आंसर लिया और हमने वो नोट डाउन किया. दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा. ठीक है. अनदर वे इज टू अडॉप्ट द डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स. द इन्वेस्टिगेटर ओनली अडॉप्ट द डेटा. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन thus obtained is called secondary data. ठीक है. दूसरा एक वे होता है जिसमें क्या होगा, किसी और पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, हम लोग जाकर उसके पास से वो डेटा लेते हैं. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. ना कि मैंने डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर उसके पास से डेटा कलेक्ट किया है, बट किसी और ने वो डेटा कलेक्ट किया हुआ है और फिर मैं जाके उसके पास से डेटा ले रहा हूं. दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डेटा. The source of such information is called secondary source. इसलिए उसे जो भी सोर्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसे सेकेंडरी सोर्स कहेंगे. For example, if the investigator collects the information about the salary of employees of National Institute of Open Schooling from the salary register maintained by its account branch, then it is secondary data for him. मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं किसी स्कूल के एम्प्लॉइज के बारे में, उनकी सैलरीज के बारे में सर्च आउट कर रहा हूं और मैं वहां के एडमिन स्टाफ में किसी अकाउंट जिसने मेंटेन किया होगा उसके पास से उसने सारे अपनी बुक्स ऑफ रजिस्टर्स में जितना सब नोट डाउन करा होगा वो सारी चीजें मैं कलेक्ट कर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. आई एम नॉट टॉक with them directly, but indirectly मैंने वो स्कूल के एडमिन स्टाफ में से वो रजिस्टर्ड कलेक्ट किया और उसमें से सारा डेटा नोट डाउन किया. So this is called secondary data. Methods for collecting primary data. अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हमारे पास है. Direct personal interview. This is the first method. In this method, investigator, also called interviewer, right, has to be face to face with the person from whom he wants information. The person from whom this information is collected to call respondent. ठीक है, डायरेक्टली अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं डायरेक्ट फेस टू फेस वो पर्सन से कम्युनिकेशन करूंगा और उसके बाद से वो डेटा कलेक्ट करूंगा. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू एंड प्राइमरी डेटा. देन सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. अंडर दिस मेथड डेटा कलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट सोर्स. ये इनडायरेक्ट सोर्स से डेटा कलेक्ट करना है. Under this method, questions relating to the inquiry are put to a different person and their answers are recorded. ठीक है. This method is most suitable when the person from whom the information is sought is either unavailable or unwilling.
ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ होता है, ठीक है, या डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है, इंक्वायरी इन अ डिफरेंट पर्सन, देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसे हम लोग डेटा को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड पर्सन फ्रॉम whom the information is sought is either unavailable, या तो फिर वो है नहीं या तो फिर अनविलिंग है, दो सिचुएशंस में ऐसा करते हैं। क्वेश्चनरी मेथड, third way is questionnaire method. In this method, a list of questions called questionnaire is prepared and sent to the respondent either through post or given personally to them. This method is suitable where the field of inquiry is wide. ठीक है, ना कि एक दो से कलेक्ट करना, बट बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करना। सो वो किस तरीके से करेंगे, तो क्वेश्चनरी बनाएंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हम लोग एक पेपर में सारे क्वेश्चंस मेंशन करेंगे, ऑप्शंस डाल के रखेंगे, तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग उसे देंगे पर्सनली या फिर पोस्ट थ्रू उसको भिजवाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनरी मेथड। जब ज्यादा लोग हो और उनके पास हमें डेटा कलेक्ट करना हो तब ये करते हैं, इस तरह की मेथड यूज करेंगे। देन देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्राइमरी डेटा। द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। प्राइमरी डेटा में क्या होगा, जब जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे इन्वेस्टिगेटर उस डेटा को कलेक्ट करेगा, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है अपने मन मर्जी से। इट इज रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये उसके ऊपर भी बेस्ड होगा कि उसको किस पर्पस के लिए चाहिए, वो डेटा कलेक्ट किस पर्पस के लिए वो कर रहा है। However, it suffers from disadvantages also in that it involves a lot of cost in terms of money, time and energy. This makes us unsuitable when field of inquiry is very large. Many times with some modification, some purpose may be served by using data collected by the other person or agencies. मतलब बहुत ज्यादा लोग हो, बहुत वाइड एरिया हो और उसमें हमें डेटा कलेक्ट करना है, सो पर्सनली एक से डेटा कलेक्ट करेंगे तो इट विल लॉस्ट ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। ये तीनों तरीके से हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि पर्सनली हम लोग एक पर्सन से मिल रहे हैं, उनके पास से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो दिस सेम पर्पस मे बी सर्व्ड बाय यूजिंग डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन और एजेंसी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा जब होता है तो हम लोग किसी एजेंसी को ये वर्क दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी टीम को लेकर घूमेगा और सारा डेटा कलेक्ट कर लाकर हमें देगा। किसी पर्सन को दे दिया या फिर किसी एजेंसी को दे दिया। इन दिस वे वी कैन कलेक्ट द डेटा। थर्ड, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। As already discussed, secondary data are not collected by the investigator himself, but they are obtained by him from another source. मतलब सेकेंडरी डेटा उसे भी बोलते हैं कि किसी और पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया हो, मतलब उसी को बोलते हैं किसी और पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया हो, उस डेटा को हम लोग यूज कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। Broadly, there are two sources, पब्लिश डेटा एंड अनपब्लिश डेटा। तो उसमें भी दो तरीके आते हैं, एक तो पब्लिश डेटा होता है और एक अनपब्लिश डेटा हो। पब्लिश डेटा जो पब्लिकली हम लोगों ने से पब्लिश किया हो, लोगों को भी बताया हो, वैसा डेटा, और एक अनपब्लिश जो अभी तक हम लोगों ने पब्लिक में नहीं रखा हो। Published data source, there are certain agency which collect the data and publish them in form of either regular journals or reports. The agencies source are known as public source of data. तो इन एजेंसीज, जो एजेंसीज होती है जो डेटा कलेक्ट करती हैं, वो सामने रखती है कि भाई हमने ये डेटा कलेक्ट किया है। सो दिस इज पब्लिश डेटा। दिस एजेंसी सोर्स आर नोन एज पब्लिश सोर्स ऑफ डेटा। एंड अनदर वन इज so we have published and unpublished, as I said, ठीक है। In India some of the published source are Central Statistical Organization CSO, नीचे आने वाला है, बट इसमें भी डिवाइड किया हुआ है। हमारे इंडिया में इस तरीके के कुछ है, जिसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है CSO। इट पब्लिशेस डेटा ऑन नेशनल इनकम, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन एक्सेट्रा इन द पब्लिकेशन कॉल्ड नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक में CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले इन सारी चीजों से रिलेटेड डेटा पब्लिश करते हैं, लाइक इनकम, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी चीजों के बारे में। Second है National Sample Survey Organization (NSSO). The organization which is under the Ministry of Finance provide data on the aspect of national economy such as agriculture, industry, employment and poverty. ये चारों टॉपिक के ऊपर under the Ministry of Finance वो डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो वो NSSO जो
सर एग्रीकल्चर के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पब्लिश द फाइनेंशियल statistics. Its publications are report on the currency and finance, Reserve Bank of India bulletin and statistical tables related to the bank in India, etc. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक्स के रिलेटेड जो भी डेटा पब्लिश करते हैं, सो दिस कम्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो किससे रिलेटेड ज्यादा रिपोर्ट ऑफ करेंसी एंड फाइनेंस, इससे रिलेटेड ज्यादातर रिपोर्ट्स बनाते हैं, करेंसी एंड फाइनेंस से रिलेटेड। लेबर ब्यूरो, its publication are Indian Labor Statistics, Indian Labor Year Book and Indian Labor Journal, ये दो चीजों को वो प्रेजेंट करते हैं। Population census, it is undertaken by the Office of Registrar General, Census of India, Ministry of Home Affairs. It provides us statistics on the population, per capita income, literacy rate, etc. तो पॉपुलेशन सेंसस भी प्रेजेंट करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वो हमें किस रिलेटेड डेटा आप देते हैं, तो कि पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम के बारे में डेटा हमें देते हैं, और साथ साथ में लिटरेसी रेट, कितना एजुकेशन रिलेटेड जो भी सारा डेटा होगा वो हमें प्रोवाइड करते हैं। पेपर्स एंड मैगजीन्स, journals like Capital, Commerce, Economic and Political Weekly and newspaper like the Economic Times, etc. also publish important statistical data. ये मैगजीन्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उसमें जो डेटा प्रेजेंट होते हैं ये सारी चीजों के बारे में। सेकेंड वन इज अनपब्लिश्ड सोर्स। सेकेंडरी डेटा आर आल्सो, ये अभी तक हमने जो भी सारे देखा वो पब्लिश डेटा जो थे उसके बारे में देखा। पब्लिश्ड सोर्स जो सारे थे और कैसे कैसे थे वो भी सारे हमने देख लिए, कौन कौन थे वो भी सारे हमने देख लिए, ठीक है। अब इधर है अनपब्लिश्ड सोर्स। सेकेंडरी डेटा आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम अनपब्लिश्ड सोर्स बिकॉज ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा इज नॉट ऑलवेज पब्लिश्ड। जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा हो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि उसे पब्लिश किया जाए, राइट। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस, study made by the researchers, scholars, etc. can be important source of secondary data. Secondary data वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेटा किसी पर्सन के लिए वर्क करने के लिए, बट वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक डेटा को जनरली उसे पब्लिश किया जाए। तो वैसे डेटा को हम लोग अनपब्लिश्ड सोर्स भी बोलते हैं। सो हियर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसीडरिंग डेटा, ठीक है। अब डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से उसको प्रॉपर वे में रखना जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन उसे प्रॉपरली समझ पाए, उसे वन व्यू में उसे समझ में आना चाहिए, तो उसे हम लोग प्रॉपर एक परफेक्ट डेटा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो सपोज अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू एनालिसिस द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ही कलेक्ट्स द डेटा एंड फाइंड दैट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर। इस तरीके से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, ये 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्होंने कलेक्ट किए, बट हियर वी कांट क्लियरिफाई, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, कि 40 स्टूडेंट्स के किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, किसको ज्यादा है किसको कम है। ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे कि हम लोगों ने उसको डेटा कलेक्ट किया उसे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। सो हियर पुट योरसेल्फ इन द पोजीशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर इन व्हिच aspect of this data you will be interested. Perhaps you would be interested in knowing the highest marks obtained by any student. You may also be interested to know the lowest marks obtained by the student. Another point of interest can be the marks level around which most of the students have obtained, right? अब इस डेटा को देख के तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग इसमें क्या देखना पसंद करेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आए हैं, सबसे कम मार्क्स किसको आए हैं, कौन से लेवल में है। But we don't clarify from this data, right? The above data are unorganized, मतलब this data is totally unorganized. इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कितने मार्क्स हैं, right? या किसको सबसे ज्यादा है या किसको सबसे कम है। To refine this data for comparison and analysis, it should be arranged in an orderly sequence or into groups on the basis of some similarity. This whole process of arranging and grouping the data into some meaningful arrangement in a first step towards the analysis of data. Data can be arranged into two forms, alias and frequency distribution. दो तरीके से हम लोग डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। First one is alias.
A method of presenting an individual series is a simple array of data. An ordinary arrangement of a raw data is called array. Arrays are of two types: simple array and frequency array. A simple array is an arrangement of data in ascending or descending order. Let us construct the simple arrays of data about the marks of 40 students. The data मतलब ये डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अभी उन्होंने जो हमें डेटा ऊपर दिया हुआ था, राइट, ये वाला डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, इस डेटा को हमने क्या किया, एक ऑर्डर में, या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने इस डेटा को इस तरीके से इस ऑर्डर में हमने इसे रखा। Ascending array of the marks obtained by 40 students in the class. ये ascending order में हमने 20, 25, 27, 28, 30, तो हमें पता है सबसे कम इतना है और सबसे ज्यादा लास्ट में जितना होगा 50, 31, यहाँ पे 58, राइट। तो इस ऑर्डर में पूरा हमारे पास डेटा अवेलेबल है। डिसेंडिंग एरेज तो हम लोगों ने बड़े से पूरा छोटा कम सबसे कम 20 तक ये एक ऑर्डर में हम लोगों ने डेटा को रखा। इंस्टेड के दिस टाइप इसमें तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे ज्यादा कम स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, पता चलेगा, बट वी हैव टू फोकस इट मोर, हमें उसमें टाइम लगेगा, विल हेजिटेट फॉर दिस एंड। फिर भी ये तो कम डेटा है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल होता है, पर अगर इस तरीके से हमें मिलेगा तो हमें भी परेशानी होगी जानने के लिए कि सबसे कम किसको मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा किसको मार्क्स आए हैं, राइट, कितने सबसे कम है, कितने सबसे ज्यादा है। तो इंस्टेड हम लोग इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें। Above arrays revealed information on 2 points clearly. 1. The highest marks obtained by any student are 58. सबसे ज़्यादा 58 marks किए हैं। 2. The lowest marks obtained by the student are 20. सबसे कम marks 20 है जे सारे बच्चों में। Organizing the data in the form of simple array is convenient in the number of items is small. As the number of items increase, the series become too long and unmanageable. As such, there is a need to condense data. Making a frequency array is one method of condensing data. Now, second one is frequency array. Frequency array is a series formed on the basis of frequency with which each item is repeated in a series. The main step is the constructing frequency array are: prepare a table with the 3 columns, first for value of item, second for tally sheet, and third for corresponding frequency. Frequency means the number of times a value appears in a series. मतलब frequency एक पार्ट आएगा frequency जिसमें क्या होगा, this is frequency। अब 20 कितनी बार पूरी शीट में डेटा में आया है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। 25 एक बार, लाइक उसी तरीके से 37 है तो वो 2 टाइम्स आया था, 35 है तो वो 2 टाइम्स आया है, 39 है तो वो 3 टाइम्स आया है, राइट। उस तरीके से 42 है तो वो 2 टाइम्स आया है। इस तरीके से अलग अलग कितनी बार आया है, 43 है तो वो 5 टाइम्स आया है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ आइटम विद रिपीटेड, राइट। तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। Put the items in the first column in an ascending order in such a way that one item is recorded once only. तो हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, क्योंकि क्या होगा कि 20 हम लोग दूसरी बार रिपीट न करें, ये गलती ना हो जाए। 30 हम लोग दूसरी बार रिपीट न करें, इसलिए पहले से हम लोग असेंडिंग फॉर्म यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। Prepare the tally sheet is second column making 1 bar for 1 item. Make blocks for 5 tally bars to avoid mistake in counting. Note that every 5th bar is shown by crossing the previous 4 bars like 1, 2, 3, 4 cross 5th. Right? तो क्या होगा कि जिसकी वजह से गलतियां नहीं होंगी। क्या करने का कि जब 5 हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5th one should be cross, उन सबके क्रॉस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल था। This is the way, right? 1, 2, 3, 4 और 5th one उसको क्रॉस आएगा। Count the tally bars and record the total number in the third column. और उसको काउंट करने के बाद tally bars को काउंट करने के बाद थर्ड नंबर में फ्रीक्वेंसी वाले पे नंबर लिखने का कि भाई 1 था तो 1 लिखा, जितना 2 हो तो हमने 2 लिखा, 5 है तो हमने 5 लिखा। दिस इज द वे ये सीरीज पूरी बनती है tally bar, ठीक है। फ्रीक्वेंसी array of marks obtained by the 40 students, this is called the frequency array।
ठीक है, दो तरीके हमने देखे। The main limitation of frequency array is that, और इसमें टोटल यहाँ पे लास्ट में 40 करते हैं। Frequency array is that it does not given the idea of a characteristics of a group. For example, it does not tell us that how many students have obtained marks between 40 to 45. ये हमें इसमें पता नहीं चल पाएगा कि 40 to 45 में कितने लोगों ने मार्क्स अटेन किए। Therefore, it is not possible to compare characteristics of different groups. The limitation is removed by frequency distribution. ठीक है? This is all about array, frequency array and simple. Ascending array of marks obtained by the 40 students. Simple array. ठीक है? ये दो तरीके हमने देखे। Arrays होते हैं, एक frequency array, frequency distribution और एक arrays. Arrays में भी हमने दो टाइप देखे। ठीक है? This is how the data is distributed. Data is presented in a different form. So here 6.3 frequency distribution. Data in frequency array is ungrouped data. ठीक है? To group the data, we need to make a frequency distribution. A frequency distribution classifies the data into groups. For example, it tells us how many students have secured marks between 40 to 45. अब जो हमारा क्वेश्चन था कि हम लोग को 40 to 45 में आने वाले कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने 40 to 45 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए बिफोर कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नेसेसरी टू लर्न द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट? First one is class. Class is a group of magnitudes having two ends called class limits. For example, 20 to 25, 25 to 30, or 20 to 24, 25 to 29, etc. are the case may be each represent as a class. अब ये जो class है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये different class है, इसे हम लोग बोलेंगे class। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 20 to 25, 25 to 30 और 20 to 24, 25 to 29, etc. तो ये सब इसे हम लोग बोलते हैं क्लास, राइट? क्लास लिमिट्स. Every class has two boundaries or limits called lower limit L1 and upper limit L2. हमारे पास हर एक क्लास की अपर लिमिट, लोअर लिमिट L1, L2 हर एक क्लास का होता है, राइट? फॉर एग्जांपल इन अ क्लास 20 to 30 तो L1 क्या होगा 20 and L2 क्या होगा 30। मतलब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 to 10 तो हमारा L1 रहेगा 1 और L2 क्या रहेगा 10। सो हर एक क्लास का एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट होती है। क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। इट इज इक्वल टू अपर लिमिट minus lower limit. It is also called class with class interval. L is equals to L2 minus L1. ठीक है, L2 में से L1 को हम लोग माइनस करते हैं तो फॉर एग्जांपल 30 है, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं कि L1 L2 जो होते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे L2 में से L1 को माइनस करेंगे तो बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इक्वलनेस है वो हमें पता चलेगी। The difference between two limits, right? हमें क्या पता चलेगा? The difference between two limits of class is called interval. तो वो class interval को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? L2 minus L1. जब for example, L2 हमारे पास 40 है और L1 हमारे पास 20 है, तो 40 minus 20 तो 20. This is called L2 minus L1. 30 minus 20 is equals to 10. क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स फॉलोइंग इन अ क्लास दैट इज हैविंग द वैल्यू विद इन L1 L2 इज क्लास फ्रीक्वेंसी। अब उन लोगों की वैल्यू क्लास 1 से लेकर क्लास 10 जो है, सॉरी पूरे क्लास में L1 से लेकर L2 जो है उसके बीच में आने वाली सारी पूरी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल इन अ टेबल 6.4 द क्लास फ्रीक्वेंसी इन अ क्लास 40 to 45 इज 10। 40 से लेकर 45 तक हमारे पास 10 है, 10 और उसमें पूरे नंबर्स आएंगे। सिमिलरली इन क्लास 50 to 55 द फ्रीक्वेंसी इज 4, 51, 52, 53, 54 दिस इज द 4 फ्रीक्वेंसी अलग-अलग, ठीक है? मिड पॉइंट एंड मिड वैल्यू MV जिसको हम लोग बोलते हैं, तो M
V of a class interval of a class also called midpoint, उसे हम लोग midpoint भी बोल सकते हैं, obtained by deriving the sum of lower limit and upper limit of a class by 2. It is the average value of two limits of a class. It falls just in the middle of the class is. तो कैसे उसको हम लोग फाइंड करेंगे? MV is equals to L1 plus L2 divided by 2. तो हमें क्या मिलेगा? मिड वैल्यू मिलेगा. फॉर एग्जांपल मिड वैल्यू 20 और 30 हो तो हम लोग क्या करेंगे? 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 25 आएगा. दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें हमने क्या पढ़ा है? कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े.